ये अब देख ले मेरा सही आ रहा है या मैं चेंज करूं? क्योंकि मैंने अपनी म्यूट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिया है। हम्दो सना रब्बे जुल जलाल के लिए और लाखों और करोड़ों दरूद नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। नाज़रीन कराम, जर्मनी से राबिया जंजुआ और बरतानिया से एजाज शाइक, आप सबको अपना प्रोग्राम अब होगा सच का सामने में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से है। और हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रही होंगी उनका तारफ़ मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे साथ पाकिस्तान में व्हाट्सएप पे हमारे साथ मौजूद होंगी इरम शहजाद, प्रिंसिपल हैं कराची पब्लिक स्कूल एंड कोहटा कॉलेज कोहटा के। इसी तरह से हमारे साथ लेटर ऑन ज्वाइन करेंगी सुमेरा फ़र्रख, जो कि चेयरमैन हैं पीटीएम ग्लोबल और ये बरतानिया से इनका तल्लक है। डॉक्टर तस्नीम सईद, जो कि कंसल्टेंट हैं और फैमिली फिजिशियन हैं, जर्मनी से ये हमारे साथ होंगी। इसी तरह से तस्लीम फ़ारूक रहमानी, तज्ज़ियाकार हैं और कॉलम नगार हैं, अमेरिका से ये हमारे साथ होंगी, लेकिन आजकल ये कराची में हैं। कराची से हमारे साथ ये ज्वाइन करेंगी। और इसी तरह से फौजिया चुगताई अमेरिका से, ये भी कॉलम नगार व तज्ज़ियाकार हैं। मैं आप सब पैनल को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और दिल तो ये था कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान से ही हम करेंगे। तो मैं इरम शहजाद साहिबा, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? मेरी आवाज़ उन तक जा रही है? इरम, आपको आवाज आ रही है इजाज शाइक साहब की? बहुत कम। आप जी बोलें एक मतलब। जी, दोहरा दें कि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे, यानी हम आप देखें कि आलमी इंसानी हुकूक की भी बात होती है, हुकूक निस्वां की भी बात होती है, वहाँ सेमिनार भी होते हैं, रैलियाँ भी निकाली जाती हैं। और जब शर्मीन उबैद जो है एक वीडियो लेके आती है, उस पर भी तनकीद होती है। और माशरे के अंदर जो ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी पिक्चर जो है पूरी दुनिया में आती है। तो एक रद्द अमल पाकिस्तान में आया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, उनको किस तरह का मसाइल दरपेश हैं? आपकी नज़र में क्या उनको पाकिस्तानी माशरे में मसाइल दरपेश हैं? जी इरम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपको सवाल की समझ आई है? जी जी, आप जवाब दें, आपसे पूछ रहे हैं। मेरा शोबा है तालीम का। मैं पाकिस्तान में एक इदारा चलाती हूँ कराची पब्लिक स्कूल के नाम से। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर खवातीन को मसाइल हैं, उसमें मेरे नजदीक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि हमारी तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाए। हमारे पाकिस्तान के अंदर दिफा में बहुत ज्यादा तवज्जो है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो दो शोबे हैं जिसमें खवातीन को सबसे ज्यादा जरूरत है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। हम प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन कितनी भी आगे कर लें, जब तक कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी हम घर घर में तालीम नहीं ला सकते। दूसरा शोबा जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, जिसमें खवातीन को सबसे ज्यादा ड्रॉबैक मिल रहा है, वो है सेहत का, जो यहाँ पे जीरो मार्जिन पे, बिल्कुल जीरो मार्जिन। और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई तबका पिस रहा है तो वो खवातीन पिस रही हैं। इन दो के अलावा तीसरे फैक्टर पे उस वक्त बात जाती है जब एजुकेशन होगी तो अवेयरनेस भी होगी। अवेयरनेस होगी तो अपने हक और हुकूक दोनों के लिए हम उठ खड़े होंगे कि हक क्या है और हुकूक क्या है। पहली तो बात ये समझने वाली है कि हक क्या है और हुकूक क्या है। अब हक के साथ फर्ज भी जुड़ा हुआ है कि हमारे फराइज क्या क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैंने अपनी 22 साल जिंदगी में देखा, वो ये देखा कि एक तो तालीम की कमी है, बेइंतहा कमी। दूसरा, खवातीन की सेहत बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। पाकिस्तान की दो मिनिस्ट्रियां, एक हेल्थ और एक एजुकेशन, जिसमें
पाकिस्तान आज खुद कफील हो जाए, सारे अनासिर इन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। हम बच्चियों की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देते। बच्ची बोर्ड के अंदर टॉप करके आए तो हमारे मोहल्ले में मिठाई नहीं तकसीम होती। बच्चा टॉप करके आए, टॉप तो दूर की बात, सिर्फ अपनी क्लास के अंदर 30th की स्ट्रेंथ में 29 नंबर पे भी आ जाए तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस सोच के साथ कि इसने आगे जाना और बच्ची ने पढ़ लिख के क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो ये मेरी जो अपनी जाती जजमेंट है, मेरी पर्सनल जजमेंट जो है वो ये है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये तो दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जिससे पाकिस्तान हमारी कमर तोड़ रहा है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ख्वातीन के हवाले से तालीम और सेहत में उनको प्रॉब्लम पेश है, और ये वाकई है कि रिमोट एरियाज़ में तो बच्चियों को तालीम पे पाबंदी भी, बाज़ हमारी जो रसूम है ऐसी कि वो नहीं जाने देते। अच्छा, मैं इसमें तस्नीम फ़ारूक की साहिबा से की तरफ जाऊंगा क्योंकि वो आजकल कराची में, और पाकिस्तान के हवाले से ही आपसे सवाल करूंगा। एक जो हमारे यहाँ एक तसर है सिनफी बराबरी का, हम बच्चों और बच्चियों को या ख्वातीन और मर्द को एक जैसा नहीं समझते, तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं? जिस तरह से इन्होंने अपनी बात में जिक्र किया कि बच्ची की पैदाइश पे खुशी नहीं होती, बच्ची अगर सीट लेके आ जाए तो उस तरह से खुशी नहीं होती, तो ये इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि हमारे इस माशरे में कोई सिनफी जो इम्तियाज़ है मर्द और ख्वातीन में, ये वाकई एग्जिस्ट करता है या ऐसे ही बात है? अपना माइक आप खोल दें, माइक आपने बंद किया हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं, मेरा नाम तस्नीम फारूक रहमानी है और मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पाकिस्तान में हूँ और अब मैं वापस जाने वाली हूँ। तो मैं नॉट ओनली कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, मैं काफ़ी एरियाज़ को जो है सफ़र करके और काफ़ी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करके आई हूँ, और उससे मुझे जो अंदाज़ा हुआ है उसके हिसाब से मैं ये बात करूँगी कि मेरा ख्याल है अब ज़माना बदल गया है। और मैंने पंजाब गवर्नर हाउस में यूथ मीटिंग अटेंड की थी, उसका स्पेशली बुलाया गया था मुझे। वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा थीं यूथ में, लड़के कम थे। उसके अलावा वो तमाम लड़कियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी, मतलब एकेडमिकली वो बहुत अच्छी पोजीशंस में थी, और उन्होंने जिस तरह प्रोग्राम को कंडक्ट किया, आई वाज सरप्राइज एंड शॉक्ड। और जो फैसिलिटीज राइट नाउ गवर्नमेंट उनको दे रही है यूथ को, उसमें मैंने देखा कि बच्चियां जो है ना वो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के ये। फिर मैं लाहौर में आई हूँ, तो लाहौर में भी मैंने यही देखा कि लड़कियां हर ऑफिस में छाई हुई हैं। यानी आपके पार्लियामेंट के ऑफिसेज जो हैं उसमें भी लड़कियां काम कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, बड़ी इज्जत के साथ कर रही हैं, बड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रही हैं, और कोई उनमें मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी कि वो डर रही हैं या उन्हें कोई खौफ है या उन्हें कोई मसला है। लेकिन हाँ, सेहत के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि हमारा जो जैसे अभी उन्होंने कहा कि एजुकेशन की कमी है, जितनी अभी एजुकेशन है अगर उतनी ही और हो जाए तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा होगा, ताकि जो सेहत की जो अवेयरनेस है वो बच्चियों में भी आए और लड़कों में भी आए। आजकल मैंने कराची में भी देखा है, उनके साथ यूथ के साथ मीटिंग करी, उनको देखा, और गाँव पे भी, तो उनकी सेहत के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे लगा है कि हर कोई डाइट पर है, और डाइट भी ऐसी जिसमें उसमें सेहत खराब हो रही है, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए कि आपने डाइट किस तरह करनी है, और अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी तो आप फिजिकली कोई काम सही नहीं करेंगे, आपका ब्रेन सही काम नहीं करेगा, और अगर आप उसको फोर्स लगाएंगे तो वो बच्चे फिर साइकोलॉजिकली पीछे हो जाएंगे या उन्हें कुछ ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैं एग्री करूंगी इस चीज़ से कि एजुकेशन, ख़ासतौर पर मेडिकल की जो है ना वो अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन बच्चियों में मैंने कहीं खौफ नहीं देखा, हर डिपार्टमेंट में कराची में भी काम कर रही हैं। आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में अब खासी तब्दीली आ चुकी है, ख्वातीन को कोई इस तरह के मसाइल दरपेश नहीं है? बिल्कुल
नहीं। लेकिन और लड़कियां जो हैं, खवातीन, वो बढ़कर काम कर रही हैं, अपने उसूल पे चल रही हैं, और दूसरा अपनी राइट्स को समझ रही हैं कि किस तरह इस्तेमाल करना है। गलत काम मैंने नहीं देखा। हाँ देखें, अच्छे बुरे सब जगह हैं, जैसे मुझे सबने कहा नहीं वो फलाना ग्रुप ऐसा, फलानी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है। देखें, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छी बुरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और स्टेप्स गलत और सही भी हो सकते हैं, लेकिन आपने तो मैं सही एक लेके चलना है रिपोर्ट ना उसको। आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा सा आपसे ये यानी इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन के मुताबिक जो है हमारे इस मुल्क में 1000 ख्वातीन पर ईयर जो है गैरत के नाम पे कत्ल की जाती हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगी? आपकी आवाज ब्रेकअप हो रही थी, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, प्लीज रिपीट कर दें। मैंने कहा जी कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि 1000 ख्वातीन जो है साल के हिसाब से पाकिस्तान में कत्ल होती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? 1000 खवातीन साल में क्या करती हैं? कत्ल होती हैं गैरत के नाम आपकी पे। आवाज कट गई थी। ओ अच्छा, ये एक ऐसा अलमिया है जिसे मैं तो समझ नहीं पाई। ये सही बात है, लेकिन क्योंकि हमारे रूरल एरिया ज्यादा है तो जाहिर है कि परसेंटेज भी ज्यादा होगी इन चीजों की। लेकिन अभी मैं देख कर आई हूँ, कुछ प्रोग्राम हो रहे थे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और मैं ये देख रही हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, एजुकेशन की वहाँ कमी है, लेकिन उनमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी आगे आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझती कि अब उन्हें इतना दिमाग उनका अभी नहीं हुआ है कि अभी तक वही पीछे है कि वो वही कारोकारी और वही सब चीजों में अभी पड़े हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि वो लोग वहां से बाहर आ गए हैं, लेकिन जो बाहर आ गए हैं उनको रोकने वाले जो हैं वो स्टिल देयर। तो जो मैं नहीं समझ सकती कि अवेयरनेस तो आ गई है, लेकिन प्रूडेंटिज्म जो है आपका उनको रोकता है। और अभी रिसेंटली देख लें आप, सिंध में भी ये चीज हुई है, पूरे खानदान के 5 बंदे जो हैं उन्होंने, मतलब किसने खत्म किया ये मुझे नहीं पता, वो सब पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, अब चाहे जमीनों के लिए हो चाहे किसी चीज के लिए हो। तो ये चीजें जो है ना हमारी उसमें अभी तक बसी भी है, और लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन जो उन एरियाज के जो लीडर हैं या कंट्रोलर हैं वो उस चीज को समझना नहीं चाहते या उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ये मेरा अपना जी बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं चलता हूँ डॉक्टर तस्नीम साहिबा के पास, जो कि जर्मनी में है। बेसिकली ये कंसल्टेंट है और फिजिशियन है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो हमारी ख्वातीन, मैं ज़्यादातर एशियन की बात करूँगा, एशियन और हमारी पाकिस्तान, जो लोग वहाँ से आते हैं, फैमिलीज माइग्रेट होके आ जाती हैं इधर। तो शुरू में ख्वातीन को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको समझ नहीं होती है कानून क्या है, ज़ुबान का मसला होता है, और फिर घर में बंद बंद एक उनको होम सिकनेस भी हो जाती है। तो आप एज ए कंसल्टेंट वहाँ आपको आपके पास किस तरह के केस आ रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं हमारी ख्वातीन जिनका शिकार हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम पे मदऊ करने का। सबसे पहले जर्मनी में ख़वातीन को काफ़ी मसाइल का सामना है। ये कौन सी ख़वातीन है? ये ख़वातीन वो हैं जो स्टूडेंट के तौर पे आती हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, या शादी करके आती हैं, या जॉब सीकर्स हैं जो जॉब लेके आती हैं। और मैंने अपने मेडिकल प्रैक्टिस में, मैं काफ़ी अर्से से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, देखा है कि ऐसी ख़वातीन को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हो, यहाँ आके किसी ना किसी मसले का सामना ज़रूर करना पड़ता है। चाहे वो मेडिकल बॉडीली हेल्थ से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से। ज़्यादातर मेंटल हेल्थ रिलेटेड केसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो आप एक नई जगह आए हैं, आप अपना घर बार छोड़ के एक नई जगह पे आए हैं, एक नए मुल्क आए हैं, आपको ज़बान नहीं आती। जर्मनी में सबसे पहले ये मसला होता है, बल्कि यूरोप की काफ़ी कंट्रीज में ये मसला होता है कि ज़बान नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती। आप पाकिस्तान से आते हैं, आपको उर्दू या ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आती होगी। सबसे पहले ज़बान का बैरियर होता है जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टी होती है। फिर आपने एक नए माहौल में एडजस्ट करना होता है, आपको वेदर के साथ प्रॉब्लम होता है, ठंडे मुल्क हैं ये। फिर डिपेंड करता है यहाँ फैमिली है कि नहीं, आप अकेले रह रहे हैं। अगर अकेले रह रहे हैं तो फ़ौरन ही स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं क्योंकि अकेली होती हैं। अगर शादी करके आए हैं तो डिपेंड करता है आपका पार्टनर या आपका ससुराल कैसा है।
अगर उनके साथ नहीं बनती, वहाँ मसाइल का शिकार हो जाती हैं। वो चाहे शुरू में हो, चाहे बहुत साल गुजरने के बाद हो, किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो। यहाँ पे जर्मनी में, कहने को तो ये जर्मनी है, एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ पे भी पाकिस्तानी फैमिलीज काफ़ी बैकवर्ड हैं। और औरतों को अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, चाहे अपने हस्बैंड्स के थ्रू या अपने ससुराल के थ्रू। और वो कोशिश करती हैं उसको हैंडल करने की, लेकिन जब उनसे नहीं होता तो वो मसाइल का शिकार हो जाती हैं। हम बहुत अरसे से, मैं एज अ डॉक्टर, और चूँकि मैं खातून भी हूँ, मैं अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ अपने तौर पे हमारी कम्युनिटी के लिए, कि जिन भी ख़वातीन को इस तरह का मसाइल का सामना है, उनके लिए हेल्प अवेलेबल है, वो हमसे रब्ता करें, हम उनकी हेल्प करेंगे, उनको अवेयर करेंगे। अवेयरनेस भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, क्योंकि वो ख़वातीन घर से नहीं निकलती, उनको पता नहीं होता उनके राइट्स क्या हैं, वो किससे बात करें और कैसे हेल्प सीख करें। इसलिए हम इन कैंपेन्स पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। ठीक है, कहने को यहाँ पे उस तरह के प्रॉब्लम्स शायद ना हो जिस तरह के पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन बहुत से प्रॉब्लम्स यहाँ भी हैं, क्योंकि हमारी मेंटालिटी, हमारे पाकिस्तानियों की मेंटालिटी, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी एजुकेशन, उनके सोचने का स्टाइल वही रहता है जो पाकिस्तान में होता है, और वो उसको यहाँ आके अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारी फिर कोशिश होती है कि उन ख़वातीन को उनके राइट्स पे अवेयर करें, उनको रास्ता दिखाएं, उनको बताएं कि वो किस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं और स्टैंड अप कर सकती हैं, और अपने लिए कुछ कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे इवन पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में भी हर खातून को ये हक है कि वो अपने राइट्स के लिए खड़ी हो और सेल्फ यानी कि अपने आप को सेल्फ सपोर्ट कर सके। तो डोमेस्टिक अब्यूज़ यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, डिप्रेशन यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, अकेले होना यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, फैमिली नहीं है। इन लोगों को फिर हम अवेयर करते हैं, उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जी जी, आप जो जो हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा, इन सारे चीज़ों पे इंशाल्लाह बात होगी। मैं फौजिया चुगताई साहिबा से की तरफ चल जाऊंगा। आप अपना माइक जो है ना वो ओपन कर दें, अनम्यूट कर दें। जी, यहाँ जो कनाडा है या यूरोप है या अमेरिका है, यहाँ एक तस्वर है कि मर्द और औरत के हुकूक बराबर हैं। और आप क्या समझती हैं कि जो हमारी एशियन खातून है या मुसलमान ख्वातीन हैं, उनको बाहर काम करते हुए किस तरह का जो है मसाइल का सामना है वहाँ? अस्सलाम वालेकुम। मसाइल तो दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाएं, पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो स्पेशली ओवरसीज के जो मसाइल हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने इस पे रोशनी डाली है, तकरीबन हर जगह सेम ही होते हैं। मैं जिस मसाइल को देखती हूँ वो ये है कि यहाँ जब हम लोग काम करते हैं तो फीमेल्स की जो पे स्टफ होती है वो तकरीबन एवरेज देखें 0.977 सेंट्स जो होती है वो हर जगह कम होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, स्पेशली यहाँ मैं जहाँ यूएसए में रह रही हूँ। और जो दूसरा चीज मैंने ये देखी है कि देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने देखे कि कोई तकरीबन 49 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ जो वुमेन है वो प्रेसिडेंट बनी है, बट यूएसए में अभी तक ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। तो मैं समझती हूँ कि ये इस तरह करने से जो यहाँ की पॉलिटिक्स है उसमें लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि वो उसको कैसे इन्हांस करें, अपने आप को उसमें कैसे इन्वॉल्व करें। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी पोजीशन अच्छी हो, हमारी जो हाउस होल्ड है वो अच्छी हो, हम भी उसी तरह से रह सकें, उसी तरह से जी सकें जैसे कि बाहर जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं उनमें है, तो हमें स्पेशली अपनी इन चीजों पे तवज्जो देनी होगी। और जिस तरह हम देखते हैं कि एजुकेशन के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि एजुकेशन के लिए जब हम कुछ लोग स्पेशली एजुकेशन के लिए आते हैं, या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बाहर आते हैं स्टडीज के लिए और शादी के लिए, जॉब्स के लिए, तो उनमें सेम ही प्रॉब्लम्स होती हैं। सेम इस तरह से कि उनको एक्चुअली में अवेयरनेस नहीं होती कि वो इन चीजों को आगे कैसे लेके चल सकते हैं। बहुत ज्यादा जगहों पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है लोगों को, क्योंकि जब आप स्टडी करने आते हैं तो आपके पास बहुत कम टाइम के लिए आपको अलाउ किया जाता है जॉब्स के लिए, तो उस वजह से आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है। और जो लोग नेशनल होते हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्प जो होती है वो डिफरेंट होती है,
और जो लोग स्टडी वीजा पे आते हैं उनकी फाइनेंशियल एड जो होती है वो डिफरेंट होती है। सो इस तरह से उनको काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। जाहिर है उन्होंने रहायश भी रखनी होती है, हॉस्टल है, तब भी उनको पे करना पड़ता है, अपनी खाने पीने एवरी जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनके लिए उनको एक्सपेंडिचर्स चाहिए होते हैं, जो कि वो जितनी जॉब उनको अलाउ होती है उस पर वो फुलफिल नहीं कर पाते। इसी तरह से दूसरी चीजें हैं, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने ये देखा है कि मैंने, चूंकि मेरे पास तो इमिग्रेशन वीजा था मेरी मदर की वजह से, तो मुझे उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई। मुझे आते ही ग्रीन कार्ड मिल गया, तो मुझे फाइनेंशियल हेल्प भी मिली। जैसे मैंने स्टार्ट में मैं कैलिफोर्निया में रही, तो मैंने फुटहिल कॉलेज से चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट पढ़ा। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क मूव हो गई, तो मैंने यहाँ सोशल जस्टिस लीडरशिप पढ़ा, वो भी मुझे फाइनेंशियल एड मिली। उसके बाद मैंने यहाँ मेडिकल असिस्टेंट पढ़ा स्कॉलरशिप पे। तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी हमें अवेयरनेस नहीं होती, बट द मेन थिंग इज दिस कि हमारा मसला ये है कि हम ना डायरेक्टली चीजों को खुद अप्रोच नहीं करना चाहते, हम डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लाइक हम दूसरों से पूछना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है, बल्कि आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन जाएं, गूगल पे जो भी आपका प्रॉब्लम है उसकी सॉल्व, हर तरह की सजेशंस मौजूद होती हैं। इवन के जैसे मैं अगर सिटी में रह रही हूँ तो मैं ये भी उस पे गूगल कर सकती हूँ कि मेरे नजदीक कौन सी जगह है जहां मैं आसानी पहुंच सकती हूँ। अक्सर लोगों की ये बात होती है कि जी वो तो इतनी दूर है यहाँ से। जैसे अभी आज की सुबह की मैं आपको बात बताती हूँ कि मुझे अभी मेरी सिटीजनशिप इंटरव्यू मैंने पास किया और सेरेमनी के बाद मुझे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना था। अब अगर कोई मेल है वो तो आसानी से ड्राइव करके कहीं भी जा सकते हैं ना, एज ए फीमेल आई डोंट वांट टू गो। तो मैंने सुबह जब अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी पोस्टन कोई और स्टेट है वहां चली जाएं और आपको नजदीक तरीन अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मैंने कहा आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू गो, जितना भी टाइम मिलेगा मैं यहाँ रह लूंगी, मतलब इधर ही बैठ के यहाँ से ही अपनी ही स्टेट में कोई थोड़ा बहुत जहां मैं आसानी से मूव कर सकूं वहां। तो इस तरह की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं मैं समझती हूँ कि ये कोई उस लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं है जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बट हमें अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल किया जाए, हमारे पास गूगल इज द बेस्ट थिंग कि हम जो भी हमें प्रॉब्लम है। लेकिन मसला ये आता है कि हम चीजों में डिपेंडेंसी देखते हैं, और जो मेजर चीज हमें प्रॉब्लम आती है वो हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। जैसे मैंने स्टार्ट में आके जॉब स्टार्ट की एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, तो जब भी कोई डेस्क पे आता था तो आई कांट लाइक रिकग्नाइज के वो क्या बंदा और बंदी कह रही है। तो ये जो एक्सेंट होता है उनका बोलने का, चूंकि वो अपनी बात जैसे हम उर्दू में अब बात कर रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, इसी तरह से चूंकि हमारी ये सेकंड लैंग्वेज होती है तो यानी उनकी आपका लैंग्वेज कहने का हमें मतलब प्रॉब्लम ये है करती है। कि हमारी जो ख्वातीन हैं जिस तरह का भी जो मसाइल उनको पेश हैं वो अगर गूगल की हेल्प लें या इस तरह से कहें तो इंडिपेंडेंटली वो सॉल्व कर सकती हैं। मैं ओवर टू राबिया जंजुआ, कोई मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं उनको देता हूं, तो इंशाल्लाह फिर वो आगे प्रोग्राम चलाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका इजाज साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसके बावजूद भी आज आप एक कितना जबरदस्त खूबसूरत एक प्रोग्राम जो मौजू था हमारा उसके लिए आपने कहा है कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि ये एक घर पे नहीं, ये हर जगह का मसला है, हर घर का मसला है। तो मैं सबका बेइंतहा शुक्रिया अदा करती हूँ। स्पेशली हमारी जो आई हैं आज मेहमान आई हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी। कराची से जो हमारी मैडम तस्नीम फारूकी साहिबा हैं और फौजिया साहिबा अमेरिका से हैं, और हमारी जर्मनी से जो है डॉक्टर साहिबा हैं, और इरम है हमारी इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान से। तो सबसे पहले तो हमारे मैं आपको जो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूंगी, जो बातें हुई हैं उस पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। मैंने यहाँ देखा है कि हर जगह, हर घर में मैंने जाके, मैं खुद जाती हूँ और मैं हर जगह पे जाके खुद विजिट करती हूँ, देखती हूँ कि वहाँ बहुत से मसाइल हैं। यहाँ ये खास तौर पे इधर बैरून मुल्क में, पाकिस्तान में ये होता है कि एक अगर कोई बेचारा बीमार है या कोई तकलीफ में है तो चले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई एक किसी को मसला होगा तो वो अंदर ही मर जाएगा, उसको कोई 4 दिन के बाद ही निकालेगा। यानी यहाँ ज्यादा से ज्यादा मसाइल यहाँ हैं। मैं यहाँ सबसे पहले मैडम इरम जो है उनकी तरफ बाद में जाऊंगी। मैं जाऊंगी जर्मनी में हमारी जो बैठी हुई है मैडम हमारी बैठी हुई है तस्नीम मैडम बैठी हुई है, डॉक्टर भी हैं ये, और ये बखूबी जानती हैं कि इनके रोज के जो मामलात हैं वो किस तरह से होते हैं और कैसे ये वहाँ रोज जो है, जिस तरह इन्होंने पहले भी बात की है कि मैंने बहुत ज्यादा खवातीन को देखा है जो यहाँ जिस तरह उनके मसाइल का सामना है उनको। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा सवाल जो है उनसे ये है कि आप
जो इसकी मेन जो चीज है मैडम, आप मुझे ये बताएं कि मेन जो एक खवातीन जो खातून एक पढ़ी लिखी नहीं है, वो जो पढ़ी लिखी नहीं है वो क्या मतलब यहाँ उसके लिए क्या क्या मसाइल हैं ज्यादा, जिस तरह आपने बताया अक्सरियत में अनपढ़ यहाँ आती हैं, लोग नहीं है, एजुकेटेड नहीं है वो, तो उनको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? आप जरा थोड़ा सा मुझे ये क्लियर करके बताइएगा। देखिए, अगर तो वो एजुकेटेड नहीं है और डायरेक्टली जर्मनी उठ के आ गए, सबसे पहले तो उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको लैंग्वेज नहीं आती, उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता उन्होंने क्या करना और किस तरह करना है। उसके लिए हम बताने की कोशिश ये भी करते हैं कि भी आप अगर मुल्क से बाहर जा रही हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करके जाएं, आप ये देख के जाएं कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ मुझे मुझे लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए, या मुझे किस तरह की गाइडेंस वहाँ पे मिल सकती है। लेकिन कोई इस बारे में सोचता नहीं है, वो बस क्या कहना चाहिए मुंह उठा के आ जाते हैं, बस कि जो वहाँ होगा वहाँ हम कर लेंगे, देख लेंगे। दूसरा, वो फिर यहाँ के डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर तो शादी करके आए तो बिल्कुल हस्बैंड पे डिपेंडेंट है और उनकी उंगली पकड़ के चलना है, जो कि मुझे इस आजकल के जमाने में मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। आपकी फिंगर टिप्स पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ख़वातीन को इस ज़माने में इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि वो अकेले भी सर्वाइव कर सकें। इसलिए नहीं कि हस्बैंड आपको छोड़ दें तो आपने अकेले सर्वाइव करना है, नहीं, आप शादी में रह के भी अकेले सर्वाइव कर सकती हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकती हैं, आप अपने आप को इतना एजुकेट कर सकती हैं, अपने आप को इतना अवेयर कर सकती हैं कि आप अकेले भी चल सकें। उसके लिए आपको लैंग्वेज सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। हम सबको यही कहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के बगैर आप यहाँ ना शॉपिंग करने जा सकते हैं, ना आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते। और अगर आपको यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, बेशक आप जितने मर्जी एजुकेटेड भी हों, आपको वो जाहिल ही समझते हैं, क्योंकि जर्मन इंग्लिश नहीं बोलते, आपको उनकी लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी है। दूसरा, आपने यहाँ देखना है कि यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कि अगर मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत है मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो हम वो भी ख़वातीन को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आपके डॉक्टर आपको बहुत सी चीज़ों पर गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सी हेल्प इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं जब भी आपको कोई मसला दरपेश हो। और फिर हम एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर, जैसे कि मैं हूँ और भी यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, हमारा एक ग्रुप है, हम कोशिश करते हैं कि अगर आपको एजुकेशन के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और आप किसी से पाकिस्तानी ज़बान में बात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए अवेलेबल हैं। वो उस तरह भी होता है कि वो अपने जर्मन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आधी बात समझ आती है, आधी नहीं आती, बाकी की बात वो आके हमसे एक्सप्लेनेशन लेते हैं, हम वो भी उनकी हेल्प करते हैं, हम ऑनलाइन उनकी हेल्प करते हैं। मैसेंजर पे अगर हमें कोई मैसेज करता है, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजता है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये एक थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन हम चला रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी खातून की शादी हुई है, वो आई हैं, उनको कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ का सामना है, तो उनको समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, तो वो हमने हम उनको अवेयर करते हैं कि ये हेल्प लाइन्स हैं या ये लोग हैं, एक ग्रुप बना हुआ है हेल्पर्स का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का, जिनसे वो रब्ता कर सकती हैं, फिर वो उनको आगे गाइड करती हैं और बताती हैं कि ये आपके राइट्स हैं, या आप इस रिश्तों में जा सकते हैं, या आप इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्रोमिनेंट लॉयर हैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, वो भी उर्दू ज़बान में ख़वातीन को गाइड करते हैं, ख़वातीन और हज़रात को गाइड करते हैं। तो इस तरह हम एज अ कम्युनिटी, हम कम्युनिटी के जो एक्टिव लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम्युनिटी के लिए के प्रोग्राम्स करें, हम उनको अवेयर करें, ऑनलाइन प्रोग्राम्स करें, सेमिनार्स करें, हम अपनी ज़बान में उनको सब कुछ एक्सप्लेन करें, ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो, उनको ये महसूस ना हो कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है। हम वो गाइडेंस प्रोवाइड करने की उनको कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अर्से से। एक तो ये जी बात। मैडम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने जो आप बहुत एक्टिव हैं इसमें, यूरोप में, जाहिर बात है ये जर्मनी, इस सिटी में जो खास तौर पे मैं कहूंगी, क्योंकि मैं आपकी बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखती रहती हूँ कि आप बहुत एक्टिव हैं इस खवातीन के मसाइल के ऊपर, कोई भी बात होती है तो आप इकट्ठे होकर काम करती हैं। मैं इस मसले में आपसे एक दो सवाल और भी बड़े जबरदस्त सवाल हैं वो जो मुझे आए हैं आपकी तरफ से कि आपसे पूछने, वो भी मैंने पूछने हैं। तो मैं जाती हूँ कराची मैडम फौजिया के, सॉरी मैडम तस्नीम फारूकी साहिबा की तरफ। आप मैडम, आप जिस तरह रह रही हैं, अमेरिका में रह रही हैं, जिस तरह हमारी डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि वो भी तस्नीम है और आप भी तस्नीम है, तो फारूकी लग जो है वो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो इस वजह से जिस तरह उन्होंने फरमाया है, जो बातें उन्होंने की हैं, क्या आप अमेरिका में एज अमेरिका, आप तो इस वक्त पाकिस्तान में बैठ रहे हैं, आप दोनों का मुझे आपने बताना है कि उधर का भी इधर का भी, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं, तो आप क्या मतलब ये मवाजना कर सकते हैं कि ये सेम है, 50-50 है,
वो जो उधर मतलब बैरून मुल्क में से इस तरह हैं, या आपने क्या मतलब वो आपने क्या महसूस किया है कि बैरून मुल्क में कम है या पाकिस्तान में ज्यादा है, या क्या मतलब आप इस पे क्या बात करना चाहेंगी? देखिए, इसका मैं जितना टाइम मेरा अमेरिका में गुजरा इतना मेरा पाकिस्तान में नहीं गुजरा। यंग एज में चली गई थी, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन चूंकि अब मेरा एवरी ईयर आना जाना होता है तो अब मुझे पता चलता है। लेकिन जैसे और मेरी अभी बहनों ने बताया कि भाई जिस तरीके से जो सिस्टम उन्होंने बताया वहाँ पर, तो मैंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है वहाँ पसंद के नाम से, पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सैन डिएगो। तो उसमें भी वो सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे इन लोगों ने बताए हैं, लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, और अपनी बहनों के लिए जो कि यहाँ से जाती हैं बच्चियाँ, और उनके लिए। तो वो एक अलग इशू है और उस पर काम होता रहता है और सालों से हो रहा है। मैं 91 से वहाँ पर हूँ एज ए स्टूडेंट और स्टार्ट किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब तक चल रही है, मतलब इतने अरसे से चलती आ रही हैं और अभी भी चल रही हैं और आइंदा भी चलेंगी, क्योंकि नई नई खेप जो है वो आती रहेगी। यानी क्या डिफरेंट क्या है पाकिस्तान और अमेरिका में, जो आप इस वक्त जो साल में अब अगर आप इसको कहते हैं कि फर्क क्या है इसमें, तो देखिए फर्क तो बहुत आया है। जाहिर है कि अभी देखें हर बच्चे के पास सेल फोन है, उसके पास मतलब ये कि छोटे मोटे बिजनेस करने वाले जो हैं, रेडी पे जो बिजनेस कर रहे हैं, सब के पास इंटरनेट की भी फैसिलिटीज हैं, वो गूगल वगैरह भी कर सकते हैं और उनमें इंफॉर्मेशन जो है उनके पास बहुत ज़्यादा है, मैंने जो नोट किया है। और मैं ये समझती हूँ वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है, वो है एजुकेशन का। जो प्रॉपर एजुकेशन है ना, वो उस जिस तरीके से वहाँ दी जाती है, यहाँ पर हर एक को नसीब नहीं है। क्यों? कि वहाँ पर पब्लिक स्कूल में वही एजुकेशन है जो प्राइवेट स्कूल में है, और पब्लिक स्कूल की जो एजुकेशन है वो फ्री है टिल हाई स्कूल। तो हाई स्कूल तक, और मस्ट है वहाँ पर, मस्ट है हाई स्कूल का डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर क्या मसला है, इस चीज को मस्ट नहीं किया गया है, उनके ऊपर डाल दिया गया है। अगर वो चाहते हैं तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट हर बच्चे को, हर पाकिस्तानी को ये कहें कि मैट्रिक जो है वो मस्ट है, ताकि लड़कियों खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए आप कह रही हैं? नहीं, बच्चियों के लिए तो है ही, लड़कों के लिए भी, मैं तो सबकी बात कर रही हूँ कि लेकिन बच्चियों के लिए तो मस्ट इसलिए भी है, उन्होंने अपनी पूरी एक खानदान को संभालना है, खानदान को आगे लेके चलना है, तो उसको तो एजुकेशन उसको हासिल करनी है। तो वो एक मस्ट, अगर ये मस्ट कर देंगे ना और तालीम फ्री कर देंगे उन बच्चियों के लिए, तो मैं ये समझती हूँ ये सबसे बड़ा चेंज होगा। और इसके अलावा आप ये देखें, जो मेहनत लड़कियां करती हैं, यहाँ भी करती हैं वहां भी करती हैं, इट्स द सेम थिंग। हार्ड वर्कर लेडीज हर जगह हैं, पूरे मुल्क में है, पूरे वर्ल्ड में है, और अपने अपनी जगह पे वो मेहनत कर रही हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना ही है जो है थोड़ी बहुत एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। हमारे उसमें क्या होता है, डॉक्टर बन जाओ, यहाँ पर इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, टीचर बन जाओ, फार्मासिस्ट बन जाओ, ये, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, ये लाइनें हैं जिस पे आप फोकस किए होते हैं। अरे आप सारे ही वो लोग बन जाएंगे तो प्लम्बिंग का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम कौन करेगा, सफाइयों का काम कौन करेगा, गार्डनर का काम कौन करेगा, इसकी भी एजुकेशन होनी चाहिए। यानी ये चीजें इस मुल्क में ज्यादा, इस मुल्क में जो है ना, ये चीजें ज्यादा जो है वो, जिस तरह आपने बात की है कि सिखाया जाए ना उनको, ये खाली तालीम ही नहीं है, उनको सिखाया भी जाए। जी हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, अगर कोई शेफ बनना चाह रहा है उसको प्रॉपर एजुकेशन यहाँ मौजूद है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। लेकिन गार्डनिंग वगैरह हो गई, ये सब चीजें हैं, लोग अपने अपने तजर्बों से तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ तुक्के लड़ा रहे होते हैं, नई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। तो ये सब चीजों में, ताकि वो प्राउडली फील करें कि जी हम गार्डनर हैं, हम कुक हैं, यानी शेफ, हम कुक भी हैं, तो हम प्रॉपर एजुकेशन के साथ आए हैं। अगर हम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर हैं, यहाँ ले कह देते हैं ये आया नहीं है, शी इज अ चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, उसको वो चाइल्ड केयर प्रोवाइडर का स्टेटस देना चाहिए, तो वो नहीं। बिल्कुल मैडम, ये बात मैं आपसे, मैं ये बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ। ये जो आपने बात की है आया वाली और ये वाली, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मैं फौजिया मैडम के पास जाती हूँ और उनका तज्जिया क्या कहता है, वो क्या, जाहिर बात है वो कॉलम लिखती हैं, वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, वो देखती हैं, उनकी आंख, उनका कैमरा, ये क्या देखता है कि ये जो नेशनल और इंटरनेशनल में जो कुछ हो रहा है, खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, आप इस वक्त तो अमेरिका में है,
आपकी क्या नजर है, आप क्या समझती हैं, जितनी हमारी ये गुफ्तगू हो रही है इसमें आप क्या तज्जिया देती हैं कि ये आया किस तरह बेहतरी होनी चाहिए, इसमें लानी चाहिए, खवातीन की तरफ रागिब करना चाहिए, जिस तरह टेक्निकल इन्होंने बात की है कि तालीम के अलावा टेक्निकल भी जो है उनको भी कुछ सिखाया जाए, तो आपका तज्जिया क्या कहता है मैडम? जी शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि देखें, हम में से हर खातून मेहनत कर रही हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, इंटरेस्ट हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके मुताबिक हर खातून काम कर रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल है उसको हम बेशक बैक होम होते हैं या एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। वो ये है कि हम अपने बच्चों की जो तालीम और तरबियत है ना, उसको इग्नोर करके अपना सारा टाइम कमाने में लगा देते हैं, एस्टेब्लिश करने में लगा देते हैं। तो जो मैं यहाँ अपनी बहनों को, बेटियों को ये मतलब बताना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं एडवाइस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर काम करते रहे हैं, कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। सेम हियर, मैं यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी उन बहनों के बारे में जानती हूँ कि जॉब्स करने में बेशक हमें प्रॉब्लम्स हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए वी हैव टू गो आउट फॉर द वर्क, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मेरी नजर में आई है और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बाद में हम पछताते हैं कि ओहो, हमारे बच्चे जो हैं वो इस्लाम के उन इरकान को ही भूल गए हैं जो उनकी बेसिक्स थी, और उन्होंने उस तरह से एथिक्स को छोड़ दिया है, वो इखलाकियात उनको बिल्कुल नहीं आती, उनको अपने पेरेंट्स का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए वो भूल गए हैं। तो इन सब के पीछे एक्चुअली हमारी नेग्लिजेंस है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आकर हम अपने कामों में इतना मसरूफ हो जाते हैं। यहाँ आपके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं, आपके बहन भाई नहीं होते हैं, आपके हेल्पर्स नहीं होते हैं, फैमिलीज हमारी बैक होम रह जाती हैं। जैसे मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो जाहिर है जो मेरे रिलेटिव, मैं अकेली यहाँ आई हूँ, तो जो मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, खैर मेरी तो जो दोनों ट्विंस बेटियां मेरे साथ आई हैं वो ग्रेजुएशन करके आई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, बट मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो कामों में लग जाती हैं, तो वो अपने बच्चों को इग्नोर कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी बच्चों की तालीम रह जाती है और उनकी तरबियत रह जाती है। बाद में हम कहते हैं ओहो ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था। तो मैं समझती हूँ ये जो सबसे इम्पोर्टेंट नेग्लिजेंस है हम माओं की, बहनों की, बेटियों की, इस पे हम सब की तवज्जो होनी चाहिए। कमाना अपनी जगह पे, एक्सपेंडिचर्स को मीट करना अपनी जगह पे, बेसिक नीड्स के साथ जुड़े रहना अपनी जगह पे, बट जब हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, आप देखें हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन टोटली डिफरेंट है। हम में से हर इंसान हमेशा कोशिश करता है इस कल्चर को और इस रिलीजन के साथ ना अपने आप को कहीं ना कहीं मैच करने की। ओ अमेरिका में ही ऐसा होता है, फलां देखें ऐसा होता है, बट हम ये अपना रोल भूल जाते हैं। क्या रोल भूल जाते हैं कि देखिए हम हमेशा से अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं, हमारा एक फैमिली बॉन्ड है, फैमिली सिस्टम है, और हमारी शादियों से पहले हमारे बच्चे नहीं होते। तो यहाँ सिस्टम बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लोगों को यहाँ पेरेंट्स के लिए अडल्ट केयर प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उनको भेज देते हैं कि आप अपने लिए अपना साथी भी ढूंढें और अपने एक्सपेंडिचर्स को भी मीट करें। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, पेरेंट्स डोंट नो। इसी तरह से फिर जब पेरेंट्स को बच्चों की जरूरत होती है तो वो भी केयर नहीं करते। ओल्ड हाउसेस बने हुए हैं, अडल्ट केयर सेंटर्स बने हुए हैं। तो मेरा कहने का जो इम्पोर्टेंट मकसद ये है कि हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन हमें बताता है कि हमने अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को स्पेशली उन एथिक्स के साथ जुड़े रखना है ताकि हम इस कल्चर का हिस्सा ना बने। बाद में होता है कि जी वो बच्चे तो बात ही नहीं सुन रहे, बच्चे तो ये नहीं कर रहे, बच्चे तो नमाज नहीं पढ़ रहे, या बच्चे को जो करना चाहिए एक्चुअली में वो नहीं करता। हमारी इस चीज से तवज्जो हटी हुई है। सेकंड ये देखें कि जब बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ हर किस्म की सहूलत है। पाकिस्तान में भी हमें हर किस्म की सहूलियात हैं। कम से कम मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कोई बहुत अपर क्लास कॉर्पोरेट क्लास से नहीं हूँ, बट मैंने ये देखा कि हम में से हर एक ना ये बात करता है ओ यहाँ पर ये चीज नहीं है, हमें ये मुयसर नहीं है।
मैं आपको बताती हूँ कि 2005 में मेरे हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे डाइवोर्स कर दी, सेकंड मैरिज कर ली। मेरे 5 बच्चे, 2 बड़ी बेटियां, फिर बेटा और 2 ट्विंस बेटियां। देखिए, मेरी बड़ी बेटी ने MBA फाइनेंस किया, सेकंड ने ग्रेजुएशन किया NCA से, थर्ड मेरा बेटा है, उसने GC यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, छोटी लास्ट मेरी ट्विंस बेटियों ने ग्रेजुएशन की PUCIT से कंप्यूटर साइंस में, और दूसरी ने जहरी बात है। ये तो ग्राफिक फौजिया डिजाइनर में। मैडम, ये तो आपको पता है ना कि आप किन मुश्किलात से गुजरी हैं, इसी पे यही तो, इसी वजह से ये हालात है। जी जी, ये तो आपको पता है कि आप किन किन प्रदेश में मुश्किलात में गुजरी है, वो तो आप पे बीती है, तो आपको पता है। यहाँ आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला था, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जर्मनी से, कि लैंग्वेज प्रॉब्लम। बट मुझे इतना ज्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम इसलिए नहीं आया कि मेरी मदर ने, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, मेरी बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत की। सबसे पहले कि आपका कूल होना बनता है, आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है तो करके छोड़ना है। मैं जहाँ जॉब चले, मैं आपकी तरफ फौजिया मैडम, मैं आपकी तरफ इस सवाल की तरफ, एक और सवाल जो निकलेगा वो भी आपकी तरफ मैं एक और करूंगी। अभी तो मैडम से मैं पूछूंगी, कराची में हमारी काहुटा से हैं मैडम इरम, वो भी इंतजार कर रही हैं, तो मैं उनसे जरा पूछती हूँ। दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि थोड़ा सा हमारी खवातीन का, हमारा ये हिस्सा पहला हिस्सा है, और अगला हिस्सा जो है वो हम दूसरा हिस्सा भी करेंगे, और दूसरे के बाद जो है वो हम, जिस तरह जुबैर साहब है हमारे, या और लायर हैं आगे पीछे यूरोप में, उन सबको हम बुलाएंगे, फिर उस मसाइल की तरफ औरतों को एक प्रोग्राम करके उनकी तरफ लाके ये क्या कानूनी क्या तो हो सकती है, वो प्रोग्राम इस वजह से ये देने का मकसद था। तो सबको हमने सुनना भी है। और मैं मैडम इरम जो है, ये प्रिंसिपल है काहुटा की, और ये बच्चियों के, मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपने बताना है मुझे थोड़ा सा ये कि आप के उधर होता है जर्नल नॉलेज, जिस तरह हमारे स्कूलों कॉलेजों में पीरियड लगाए जाते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल एक्स्ट्रा एक पूछूंगी कि क्या उस जर्नल नॉलेज में आप पेरेंट्स को जब बुलाते हैं, तो क्या उन पे आप बच्चियों की जो तालीम और तरबियत है, क्या उनको आप बता सकते हैं कि बच्चियों की तालीम जो होती है वो तो स्कूल अच्छे में होती है, तरबियत जो होती है वो माँ की गोद से होती है? क्या ये पेरेंट्स डे के मौके पे आप इस तरह की कोई अवेयरनेस देते हैं, या क्या मतलब उसमें होता है? आप थोड़ी सी बता सकते हैं मुझे प्लीज? मैडम, हमारे काहुटा के अंदर, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काहुटा में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैंने बहुत सारे स्कूल में भी जाकर, हमारी आपस में जो कोऑर्डिनेशन होती रहती है, उनमें भी हम ये कहते हैं कि आजकल के पेरेंट्स को बच्चों से ज्यादा अवेयरनेस देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बेसिकली तालीम के साथ सबसे बड़ा फकदान जो हम सब आजकल फेस कर रहे हैं वो है तरबियत का। तरबियत में सबसे चीज जो बड़ी आती है वो आती है इखलाकी तरबियत का। तालीम कभी भी अधूरी नहीं होती, हमेशा तालीम का लफ्ज तरबियत के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारी हर दफा हर 2 महीने के बाद एक असेसमेंट होता है जिसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है। उनमें सिर्फ तालीम के बारे में नहीं बताया जाता कि आपके बच्चे ने फलाने सब्जेक्ट के अंदर इतने मार्क्स लिए, बल्कि उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी बच्ची इस वक्त क्लास के अंदर टीचर की बात तवज्जो से नहीं सुन रही, क्या वो प्रॉपरली टाइम पे घर जाती है, क्या वो प्रॉपरली टाइम पे घर से आप उसको छोड़ने के लिए आते हैं, क्या बच्ची घर में अपनी किताबों के साथ और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें अपना टाइम सर्व कर रही है, आपकी कितनी निगाहें आगे पीछे से उसको देखती हैं। खासतौर पे 2 चीजों के बारे में इंतहाई 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 तवज्जो की जरूरत है। पहला लफ्ज तो ये है कि बाज़ औक़ात जो हमारे पास प्री नर्सरी अप टू क्लास 7 तक की बच्चियां हैं, वो तो डांट डपट के बाद एक तरफ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती हैं, लेकिन 9th जूनियर, 9th सीनियर और मैट्रिक क्लास की वो लड़कियां हैं जो अभी सिलसिला जवानी में पांव रख रही होती हैं, उन पर तवज्जो देने की बहुत जरूरत होती है कि उनको हम अपनी जिंदगी का, माँ बाप अपनी जिंदगी का हीरो ना बनाए। और हीरो कैसे बनाएंगे? जब माँ बाप हर आने वाली और जाने वाली चीज को चेक एंड बैलेंस के जरिए चेक करें। कई दफा माँ बाप हमसे ये कहते हैं कि जो 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक तो बच्चा आपके पास होता है। हम उससे कहते हैं नहीं, 8 से लेकर 2:30 बजे तक वो हमारे पास होता है, तो हमारी जितने भी असातिज़ा इकराम है वो उनको बेहतरीन तवज्जो के साथ पढ़ाते हैं। 2:30 बजे के बाद से लेकर सुबह 7 बजे तक जब बच्ची या बच्चा आपके पास होता है, तो आपकी अखलाकी तरबियत क्या कहती है? सबसे पहले 2-3 चीजें मेरी उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन में आती है वो ये आती है कि जब आप घर में किसी भी किस्म का कोई टीवी या LED लगाएंगी तो इन सेंटर ऑफ द रूम रखें उसको, कभी भी वो लाउंज के बगैर उस बच्ची या बच्चे कमरे में ना रखें, और आते जाते आप निगाह में रखें कि आपकी बच्ची इस वक्त वहां क्या देख रही है। यानी ये आप तालीम एक्स्ट्रा ये भी आपके नॉलेज उनको, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स को आप ये बताते हैं, ये जो आप बता रही हैं? जी
जी जी। और 2.5 साल से या 2 साल से या 2.5 ईयर से जितना भी कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम पाकिस्तान में शुरू हुआ, उसमें जूम पे क्लासेस हुई, फिर उसमें व्हाट्सएप पे हमने वीडियोस बनाकर दी। हमने बाकायदा पेरेंट्स को ये कहा कि एक वक्त होता था हम पेरेंट्स को ये कहते थे कि इस टाइम पे आप बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड ना करें। और आज क्योंकि तमाम तर मीडिया इस वक्त प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया सबका सब मोबाइल्स पे लगा हुआ है और रात देर देर तक बच्चे मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, जो भी चीज है वो मोबाइल्स पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जो किताब पढ़ने का ट्रेंड है वो खत्म हो गया। लाइब्रेरी में किताब पढ़ने का जो ट्रेंड था या घर पे जो किताब पढ़ने का ट्रेंड था, ये किताब को ऐसे पढ़ा जाता था जैसे स्टोरी पढ़ी जाती है और उसमें दिए जाने वाले तमाम उन्वान और दिए जाने वाले तमाम किरदार बच्चों को ज़हननशीं करवाए जाते थे। वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब हर जगह आपको ये मिलेगा, आपको कोई भी चीज चाहिए होगी बच्चा हमें कई दफा बच्चा हमें ये कहता है कि फलानी लिंक में जाइएगा ना, फलानी वीडियोस डाउनलोड कीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाता है। मेरे पेरेंट्स के साथ 2-3 बातों में ये भी उनको हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि ज्यादा देर तक उसको मोबाइल ना दें। जबरदस्त, ये आपने बहुत जबरदस्त बात की है मैडम। जी जी, ये आपने बहुत जबरदस्त बात की है मोबाइल की। यही मौजू जो है वो इसी पॉइंट को लेके मैं जाती हूँ, जरा मैं पूछती हूँ मैडम से, मैडम तस्नीम जो है वो हमारी जर्मनी से डॉक्टर साहिबा, आपने ये देखा है, यही पॉइंट मैं आपकी तरफ लेके जाती हूँ, क्या हमारी जो बच्चियां हैं वो क्या ये तालीम से दूरी इनकी इसी वजह से है, मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं कि क्या आया इनके हाथ में, हमारा ज़ाहिर बात है कि इस्लामी कल्चर है, हमारा माशरा जो है इस तरह का है, तो हम उनको मोबाइल क्या दे देते हैं। तो क्या आप समझती हैं कि ये पॉइंट लेके आपकी तरफ आती हूँ कि ये समझती हैं कि ये इसी वजह से? जी जी, इसमें एक पॉइंट मेरा रह गया था, वो ये था कि मोबाइल देना या एलईडी पे बैठना या गूगल पे जाना या लैपटॉप पे चीजें सर्च करना, मैं को बैकवर्ड एरिया से बात नहीं कर रही। जी जी, इन तमाम चीजों को पॉजिटिवली बात करें, लेकिन मोबाइल का एक पॉजिटिवली यूज भी है, नेगेटिव भी यूज है। बच्चों के पेरेंट्स को ये तमाम तर चीजें पता होनी चाहिए कि रात 12 बजे तक और 2 बजे तक अगर लाइट खोल के बच्ची सर्च कर रही है तो उसको चेक किया जाए कि वो सर्च क्या कर रही है। जी, यही पॉजिटिव पॉइंट है ना, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। जी जी, और अगर वो कोई फिल्म देख रही है, कोई ड्रामा देखना चाह रही है, कोई सर्चिंग करना चाह रही है, तो आप उसको साथ बैठ के करवाएं, उसकी हेल्प करें, ना ये कि उसको हेल्प लेने के लिए सड़क पे से किसी को जाते हुए आवाज देनी पड़े, या किसी एकेडमी की कोई अननोन टीचर हो जो उसको लिंक लोड करके दे और वहां से वो सारी चीजें सर्चिंग पे लेकर आए। जो आपकी जिंदगी का बिल्कुल एक अननोन पर्सन है, वो आपकी बेटी की और बेटे की जिंदगी का हीरो नहीं बन सकता। जबरदस्त। पेरेंट्स को चाहिए वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में सिर्फ पेरेंट्स को हीरो बनाए। आपने एक पॉजिटिव चीज को उठाया है ना, आपने इरम एक बहुत पॉजिटिव चीज को आप आगे लेके आए हैं, तो यही पॉइंट लेके मैं मैडम के पास जाती हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए जी, आजकल का जो ज़माना है, हम उसमें ये तो नहीं कह सकते कि हम बच्चों को गैजेट्स नहीं दे सकते हैं। आजकल हर किस्म का गैजेट अवेलेबल है, चाहे वो सेल फोन हो या लैपटॉप हो या टैबलेट्स हो या टीवी हो, वो हर घर में मौजूद है और हर इसकी एक वजह के से हाथ मसाइल में। पैदा होते हैं, मेरा पॉइंट ये है। जी, इसकी वजह से मसाइल देखें, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज का जी पॉजिटिव और नेगेटिव यूज होता है। बच्चे के हाथ में मोबाइल देने से पहले आपने उसको बिठाना है और समझाना है, और ये तरबियत होती है फिर कि आपने जब भी कोई चीज बच्चे को दी है तो आपने उसके बारे में उसको एजुकेट करना है, उसको बताना है कि इस चीज के साथ आपने किस तरह इसको यूज कैसे करना है, और फिर ये आपने बच्चे को ये भी बताना है कि आपने उस मोबाइल को ओपन रखना है और मैं आपको चेक भी करूंगा। ये एक आपकी रिलेशनशिप होती है आपके बच्चे के साथ, जिसमें आपने उसको एजुकेट करना होता है, उसकी ये तरबियत करनी होती है। ये तरबियत हर चीज पे लागू होती है, गैजेट्स पे भी लागू होती है और जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी लागू होती है। इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आपने नजर रखनी है। हमने बच्चों पे नजर रखनी होती है, हमने उनके साथ दोस्ताना रवैया रखना होता है, उनके साथ बातचीत करनी होती है, उनके साथ टाइम निकालना होता है ताकि वो किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल ना करें, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो। मोबाइल पे हर तरह की चीज मौजूद है, लेकिन आपने उनको एजुकेट करना है कि इसको यूज कैसे करना है, और आपने उस पर चेक रखना है और आपने उनको अवेयर करना है। बात होती है सारी अवेयरनेस की और बच्चों को टाइम देने की। माँ बाप क्या करते हैं, मोबाइल उनके हाथ में दे दिया और उसके बाद वो जाने और मोबाइल जाने, वो तवज्जो नहीं देते। उसके बाद हर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, माँ बाप उनको कार्टून उस पर लगा के दे देते हैं, मोबाइल को बेबी सेटर बना के रखा हुआ है कि माँ
को तवज्जो ना देनी पड़े, मोबाइल हाथ में रोते हुए बच्चे के पकड़ा दिया कि जी बस अब मेरा काम खत्म। ये भी एक गलत चीज है। माएँ भी अपनी जान छुड़ाती हैं आजकल बच्चों को तवज्जो देने से, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा के। तो ये सारी चीजें माँ बाप पे लागू होती हैं। डालूंगी, पाकिस्तान के अंदर एक मॉन्टेसरी क्लासेस का ट्रेंड हुआ था कि पौने 2 साल का बच्चा मॉन्टेसरी का कैंपस ज्वाइन करता था, और उसमें एक दिन भी अगर ऊपर दे दिया जाए तो बड़े और जो अपर क्लासेस के जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को एडमिशन नहीं देते थे कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 दिन 4 दिन 6 महीने आप लोग लेट हैं। तो मुझे बड़ा एतराज होता था। मेरे स्कूल में मेरे स्कूल में जो मैं पहला बच्चा लेती हूँ वो नर्सरी क्लास के, मेरे अंदर प्री नर्सरी भी नहीं है, मॉन्टेसरी भी नहीं है। मैं जो नर्सरी क्लास में पहला बच्चा लेती हूँ उसकी उम्र तकरीबन पौने 4 साल, 4.5 साल और पौने 5 के दरमियान की है। तो मेरा तकाजा पेरेंट्स से ये होता है कि इतने छोटे बच्चे को सिर्फ अपनी माँ की जरूरत होती है ताकि वो अपने बच्चे को बेहतर तरीके से तरबियत दे सकती है, एज कंपेयर टू टीचर, एज कंपेयर टू गार्डियंस, एज कंपेयर टू वो जो मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर हमारे यहाँ कहलाए जाती है, कि उसको अपनी माँ की गोद की बहुत जरूरत होती है। माँ और बाप दोनों उसकी तरबियत का बहुत बिल्कुल 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 इरम, आपने बहुत पॉजिटिव, बहुत टाइम कहते हैं ना जी, उस टाइम में माँ बाप की बहुत जरूरत होती है। उस टाइम में उसको उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ती, उसको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, उसको डे केयर सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसको माँ की जरूरत पड़ती है कि मेरी माँ करती क्या है। मैं तो ये भी कहने के लिए अपने पेरेंट्स के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं मैं उनको ये भी कहते रहती हूँ कि हमारी मशरिक की जो औरत है ना वो सबसे ज्यादा डरपोक इसलिए होती है, और वो यही चीज उसकी पैदाइश में उसके बच्चों में ये चीज लागू होती है कि वो बहुत ही डरपोक होती है। मशरिक की औरत हमेशा डरपोक इसलिए होती है कि उसको ये विरसा अपनी माँ से मिला होता है। जी इरम, आपका ये मौकिफ आया। मैं जाती हूँ, मैं कराची में जाती हूँ, जरा पूछती हूँ मैं अपनी मैडम से, आपसे पूछ रही हूँ कि ये तालीम के बारे में अभी जो हमारी डिस्कस हो रही है, तो इसके बारे में एक पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, क्या खवातीन जो है वो हमारी वो माशरे में रोल अदा कर रही हैं, किरदार अदा कर रही हैं जो उनका बनता है? आया कि वो अपने हक के लिए, जिस तरह मैडम ने पहले भी तस्नीम ने डॉक्टर साहिबा ने भी बात की थी और इरम ने भी बात की है और हमारी फौजगा मैडम ने भी बात की थी, कि मैं आपसे तस्नीम फारूकी साहिबा पूछना चाह रही हूँ कि क्या आया वो रोल किरदार उनका वो कोई नजर आ रहा है माशरे में कि उनको खुद भी जो है वो कुछ करना चाहिए ना? ये नहीं है कि वो दूसरों के सहारे पे ही, जिस तरह मैडम ने भी बताया था कि वो उंगली पकड़ के जो है वो चल रही है, तो उंगली पकड़ के खामन के साथ निकल जाना, तो मुझे कुछ नहीं आता है तो ये वो, तो क्या आप क्या पैगाम देना चाहती हैं उनको कि जो वो खुद अपने आप को मोटिवेट करें? आप क्या समझती हैं इस बारे में? देखिए, मैं क्योंकि अगर आप कराची की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं एक साथ तो नहीं हो सकता। अगर आप कराची की बात करेंगी तो कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां जो है ना वो बिल्कुल सेट हैं, बल्कि वो लड़कों से ज़्यादा अच्छी जा रही हैं, आगे जा रही हैं। मैं नहीं समझती कि उनको किसी की उंगली पकड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर, कराची में खास तौर पे जो मैंने देखा है। लेकिन ठीक है, जो कुछ होंगे जो रूरल एरियाज में, जाहिर है कि उनमें इतनी फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही होंगी, लेकिन जो जैसे अभी बात हो रही थी सेलफोन की, लैपटॉप की, अब तो हर जगह है, नेटवर्क हर जगह है, सबको अवेयरनेस है। मैं अभी कुछ गांव वगैरह में भी होकर आई थी, वहां भी लड़कियां जो है कॉलेज में जा रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, सुजुकियां लगाई हुई हैं। तो मैं नहीं समझती कि कहीं पे अवेयरनेस नहीं है। असल ये चीज है, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे को तालीम की माँ की जरूरत होती है, बाप की भी जरूरत होती है। एक माँ ही क्यों, मतलब अगर कुछ वो किसी प्रोफेशन नहीं, तस्नीम मैडम बच्चे की तो बात मैंने नहीं, हमने उस तरफ जाना है ना। एक खातून है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जो वो, उसके बारे में आप बताएं कि जो वो खुद कुछ करना नहीं चाह रही है, बल्कि वो दूसरे के बलबोते पे जो कहती हैं कि मेरा बेटा कर दे, मेरा खामद कर दे, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें? मैंने अभी पहले एक बात की थी कि सारी लड़कियों के लिए तालीम तो कर दें मैट्रिक मस्ट, बल्कि ये भी कर दें कि शादी के लिए भी मैट्रिक होनी जरूरी है। तो आई थिंक हमारी जो सबसे बड़ी चीज जो है ना वो काबू आ जाएगी, वो है अवेयरनेस, और उनको अक्ल आ जाएगी। देखें यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चियों की शादियां होती हैं जी, आपके वो पूरे बोल रहे होते हैं इसकी शादी हो रही है, इतने दे दें उतने दे दें। शादी के कुछ अरसे बाद पता चलता है वो बच्चा हो रहा है, उसके लिए भी चाहिए, वो मियाँ जो है वो तंग कर रहा है, वो बिजनेस चाहिए जी, मुझे ठेका लगाना है तो मुझे ये दे दो। छोटी मोटी चीजें हैं, उसमें क्या होता है कि जो बच्चियों की शादियों का जो इश्यू है ना, यहाँ पर जो मैंने देखा है पाकिस्तान में,
उसको बंद होना चाहिए। जो भी आपसे बच्चियों की शादी की पैसे मांगे उसको बोलो भाई ये पैसे हम तुम्हें देंगे, बच्चियों को कोई ट्रेनिंग दे दो, उनको पैरों पे खड़ा कर दो, शादियां आप ही हो जाएंगी। शादियों के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उनको पैसे देंगे उनकी शादियां हो तो जी उनके फर्ज अदा हो गए, नहीं, उनके फर्ज अदा नहीं हुए। फर्ज उनके जब अदा होंगे जब उस लड़की को वो इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने पैरों पे खड़े होके 4 पैसे बना सके, अपने रोटी का बंदोबस्त खुद कर सके। सिर्फ मैं इतना यही कहूंगी। इसके अलावा जो ये लोग शादियां करते हैं ना, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। जब तक वो बच्ची पैरों पे खड़े होके या किसी काबिल ना हो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। वो आपका मौक़िफ़ आ गया है। मैं आप चलती हूँ मैं फोज़गा मैडम के पास। तो फोज़गा मैडम आप बताइएगा, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? मैं आपकी तरफ जाऊंगी इस वजह से दूसरे पॉइंट पे जाऊंगी कि जो आजकल औरतों के साथ, खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं उसकी मेन वजह क्या है? आप क्या समझती हैं? हमारे तो हम सारी खवातीन एक प्लेटफॉर्म पे हो के हम आवाज क्यों नहीं उठाती, हम इकट्ठी होके? क्योंकि आपका जो एक शोबा है वो उससे वाबस्ता से इस वजह से ये सवाल पूछ रही हूँ। तो आप क्या उस कॉलम में आप लिखती हैं, आप मुझे वो भी बताएं साथ के क्या करना चाहिए कि ये क्या जो हो रहा है, जुल्म ज्यादती जो रोज रेप हो रही है बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ, तो इस बारे में आपका तज्जिया जो है वो क्या कहता है? ये क्यों हो रहे हैं, ये क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, खास तौर पे बच्चियों के साथ? पहली बात तो ये कि जैसे अभी हमें थोड़ी देर पहले इसी सब्जेक्ट पे डिस्कस कर रहे थे कि हमें तालीम और तरबियत जो है ना वो सबसे जरूरी माओं का हिस्सा है। जब तक हम अपने हिस्से की अवेयरनेस, अपने हिस्से का काम, अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करते हैं तो हम नहीं समझ सकते। देखें, आप में सब लोग कोई एक दूसरे के साथ हर वक्त तो मौजूद नहीं होते हैं। मसलन बहुत सारी जगहों पे ड्रामों में दिखाया जाता है कि जी लड़का लड़की को छेड़ है, जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसकी अपनी सिस्टर होती है। तो सबसे बड़ी बात हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनकी तालीम और तरबियत पे खास तौर पे तवज्जो दें, उनकी अखलाकियत को बेहतर बनाने की कोशिश करें और ये देखें कि आया वाकई वो जो लाइन ऑफ एक्शन पर जा रहे हैं वो दुरुस्त उन्होंने अपनाई हुई है या नहीं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म की रूह से, तो वैसे से कि मैंने ये देखा है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नादरा का वो बड़ा ही कमजोर रहा है। वहां पर ऐसे ऐसे लोग आकर आबाद हो गए हैं जिनका मुस्लिम कम्युनिटी से और इखलाकियात से कोई भी वास्ता नहीं है। ऐसे लोग बड़ी ही हाजिर दिमागी से, चालाकी से, शातराना चालों से हमारे ऊपर ये ब्लेम लगाते चले जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारी रेप की मेन वजह आप ये भी कह रही है, मेन वजह ये भी पॉइंट रख रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि देखें, जो हम में से लोग हैं वो चाहे जितने मर्जी बुरे हों, हाँ मुड़ के देख लेना, किसी को सताइशी नजरों से देख लेना, व्हाटएवर, वो एक डिफरेंट बात है। बट इतनी घिनौनी हरकत मैं नहीं समझती कि कोई इंसान करता है। आप देखें, हमारे मसाजिद में बहुत सारे ऐसे इमाम मस्जिद आकर बैठे होते हैं जिनका बायोडाटा तो हमने कभी चेक ही नहीं किया होता कि यार ये कहाँ से पढ़ के आए हैं, ये वाकई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और वो वाकई उसमें पीएचडी किए होते हैं और वो एजेंट्स होते हैं। तो डैश वाई मेरा ये जाती तौर पे ये ख्याल है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक जो मुसलमान है और अगर उसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की हुई है तो वो कभी भी इखलाक से नीचे नहीं गिरता। वो कुछ अच्छे बुरे अल्फाज तो जरूर कह सकता है मगर इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं करेगा। आप देखें, उनके नजदीक उनके घर में अपनी माएँ, बहनें, बेटियां होती हैं ना, उनकी भी तो इज्जत का वो ख्याल रखते हैं। और अगर जब वो बाहर जाते हैं तो मेरे जाती राय में मैं समझती हूँ कि वो उसी तरह से ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की हरकतें आ रही हैं, आए दिन आप देखें कहीं एकदम से लोग इंतहा पर पहुंच जाते हैं और वो गाड़ियां तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, ऑफिसेस गिरा देते हैं, इंस्टीट्यूशन में मारा मारी करते हैं। और आपने ये जो एपीएस का वाकया देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लोगों पर बोहतान लगाते हैं और ऐसी हरकत में मुलव्वस होते हैं। पहले तो इनका इस तरह से सद्देबाब करना चाहिए कि कोई भी ऐसा वाकया होता है फौरन उसको उधर ही फांसी पे लटका देना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले कल में कोई दूसरा शख्स इस चीज का फायदा ना उठा सके कि कोई बात नहीं, 4 पैसे लगाऊंगा, 4 दिन जेल में रहूंगा तो छूट जाऊंगा। इस वजह से ये चीजें जो है ना वो खत्म नहीं हो पा रही।
और ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करते हैं, वो हमारे लोगों के जो एक नाम है उसको वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जी हमने तो एक ऐसे बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है, पता ही नहीं है उनको कि ये तो इसके बाजू नहीं है। तो याद रखें, ये जैसी चीजें चलती हैं ये सिर्फ हमारे और आपके लोगों का मॉरल डाउन करने के लिए चलती हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए चल रही थी। बट कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम माओं की, बहनों की, बेटियों की, कि हम अपने पेरेंट्स के हवाले से जो उन्होंने हमारी तालीम तरबियत की है, जो उन्होंने हमें अखलाकियत सिखाई हैं, जो उन्होंने हमें बताए हैं कानून कायदे कि किस तरह से आपने लेके इन चीजों को चलना है, अगर हम उनको छोड़ देंगे, नहीं तवज्जो देंगे, अपने बेटे को, भाई को देखें, जरूर देखें, शौहर पे भी तवज्जो रखें कि भाई ये मतलब मामला जो सामने नजर आ रहे हैं, लोग बताते हैं कि जी ये इस तरह से, कभी कोई बात छुपी नहीं रहती, ज्यादा देर तक कोई बात छुपी नहीं रहती। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें ही हैं कि हमें अपने आपकी जिम्मेदारियों को हमें अच्छे से निभाना है, टोटली हमें अपनी आंखें खोल के रखनी है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अभी मैं यहाँ की आपको बात बताती हूँ, देखें कैसे कैसे वाकयात रूनमा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैडम ये तो आपने पाकिस्तान का, फौजिया मैडम आपने पाकिस्तान का ये बात बताई है ना कि रेप के जो केसेस है, तो क्या आप उधर देखती हैं रेप के केसेस? आप जिस तरह अमेरिका में बैठी हुई हैं उधर देखे हैं आपने कभी इस तरह का? यहाँ राबिया थोड़ा सा एक मैं बात जी बता जी दूं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। जी जी, 15 मिनट और हैं जी, बस करते हैं, 1 मिनट। यहाँ जो है देखिए, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। आपको पता है पिछले दिनों हमारे जो कोएडिसन थे उन पे इल्जाम लगा था कि जी उन्होंने हरासमेंट के हवाले से ये काम किया, और उनका जहां तक मेरी अवेयरनेस है कि प्रॉब्लम ये आई थी कि उन्होंने, लोगों ने, मीडिया वालों ने, मेरा भी, बहुत सारे लोगों का मौकफ रिकॉर्ड किया। मैं अब इस तरह से ऑनलाइन वो नाम नहीं लूंगी कि जनाब आप समझते हैं कि उनको इस जगह पर होना चाहिए, इस मकाम पर, इस सीट पर होना चाहिए या नहीं। तो मेरा भी यही मौकफ था कि जब वो इस हरासमेंट में, सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो ये सीट डिजर्व नहीं करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब भी ये कोई ना सोचे कि यहाँ ऐसी बात नहीं होती, जहां जहां आप जाएंगे लोग हैं, हर जगह पर बहुत सारी बातें ऑनलाइन आप गूगल चेक करके देखें कि बाहर के मुल्कों में इस तरह से बहुत सारे केसेस रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में ये चीजें होती हैं, हरासमेंट के जो केस है? मैं ये डॉक्टर साहिबा जो है मैं उनसे पूछती हूँ कि जिस तरह ये फौजिया मैडम ने बताया है कि हरासमेंट के जो केसेस हैं वो जिस तरह हो रहे हैं, तो जाहिर बात है हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे भी चलेगा, तो 10-15 मिनट रह गए हमारे प्रोग्राम को भी। तो इस वजह से मैं आपसे थोड़ा सा शार ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप जिस तरह आप हर वक्त एक्टिव रहती हैं, अपनी हर कम्युनिटी से आपका राब्ता होता है, बातें बैठ के जाहिर बात है गुफ्तगू होती है, इजलास होते हैं, मीटिंग होती है, हर चीज होती है, एक हमारी जो कॉन्सुलेट है पाकिस्तानी वहां जाती हैं, प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो आप क्या ये समझती हैं कि जिस तरह मैडम ने बात की है कि हरासमेंट के केस इधर बनिस्बत, मैंने जो अपनी जाती जो राय है वहां ज्यादा मैंने यहाँ देखे हैं, खवातीन जो हमारे मुल्क की, जो हमारे पाकिस्तान की हैं, वो ज्यादातर यहाँ पिसी हुई हैं, जो अकेली हैं। आपके ख्याल में क्या ये बात दुरुस्त है? आप इसके बारे में क्या कहती हैं मैडम? हाँ जी, ये डॉक्टर बात साहिबा। दुरुस्त है ये बात यहाँ पे कि वो यहाँ पे ज्यादा पिसी हुई है अनअवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस की कमी है। और अगर उनको मदद की भी जरूरत होती है तो देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। यहाँ हमारी कम्युनिटी में भी काफी बुरे लोग हैं जो कि फिर उनका फायदा उठाते हैं, उनको मदद का झांसा देते हैं, उनको फिर हरास करते हैं, और फिर उन खवातीन का मसला और मजीद बदतर हो जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम खवातीन या हम खवातीन का ही ग्रुप हो जो उन खवातीन की मदद करे ताकि वो ऐसे बुरे आदमियों के हत्थे ना चढ़े। तो लेकिन इस तरह की भी हरासमेंट के काफी केसेस सामने आए, क्योंकि बुरे लोगों ने तो करना है, चाहे वो यहाँ पे हो या पाकिस्तान में हो, उन्होंने तो अपनी खसलत दिखानी है और उन्होंने तो अगलों का फायदा उठाना ही उठाना है। लेकिन उसमें खवातीन को खुद मजबूत होने की जरूरत है, उनको खुद अवेयर होने की जरूरत है, उनको अपनी मदद आप करने की जरूरत है, ताकि ना वो घर के मर्दों पर डिपेंडेंट हो, ना वो बाहर के मर्दों पर डिपेंडेंट हो। उनको आजकल के जमाने में हर चीज, हर एजुकेशन, हर इंफॉर्मेशन मौजूद है, सिर्फ वो अपने आप को अवेयर कर लें तो अपनी मदद आप कर सकती हैं।
हैं, ये हमारा मकसद है ख़वातीन को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का। क्योंकि जहाँ आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली किसी मर्द पे, तो वो किसी ना किसी तरह आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करता है। तो हरासमेंट तो हर जगह मौजूद होती है, हर तरीके की मौजूद होती है, चाहे वो जर्मनी हो या चाहे वो पाकिस्तान हो। बहुत शुक्रिया आपका मैं अदा करती हूँ। एजाज साहब, ये सवाल जो आए हैं, आप प्लीज इन सवालों में से एक सवाल जो पूछना वो कहा है उन्होंने, अभी देख रहे थे वो सवाल, जरा वो सवाल एक पूछ लें। सवाल जो आए थे उसमें से एक सवाल पूछ लें प्लीज। जी, नाजरीन की तरफ से बहुत सारे सवाल आते हैं और हम दौराने गुफ्तगू उनके सवालात भी लिया करते हैं। मैं मैडम तस्नीम फारूकी साहिबा से पूछूंगा कि ये इनका सवाल है कि हमारे इलाकों में पढ़ी लिखी लड़कियों को प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं उसमें यानी कम तनख्वाहें दी जाती हैं, और क्यों दी जाती हैं, हालांकि लेबर लॉ है, EOB जो है ना वो भी देनी चाहिए, और शुबा तालीम में पढ़ी लिखी ख्वातीन को उनकी हैसियत के मुताबिक क्यों नहीं ट्रीट किया जाता। जी मैडम। देखिए, मैं ये सवाल इन्होंने यहाँ पाकिस्तान के इसमें किया है। अब जाहिर है यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है और जिस हिसाब से उनको हायर किया जाता है उस प्रोसेस से मुझे उसका पता नहीं है जो प्रोसेस। जी मैडम इरम भी बताएंगी, आप बात कर लें, फिर मैडम इरम जी बताएंगी। जी 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 आप बात कर लें। तो मसला सारा ये है कि देखें, जब आप उनको हायर कर रहे हैं और कम पैसों में आप उनको हायर कर रहे हैं, अब ये देखिए ना कि वो लड़कियां एक्सेप्ट कर रही हैं। उन लड़कियों को चाहिए कि वो उसके लिए उसको एक्सेप्ट क्यों कर रही हैं, उस अगर उनकी हिसाब से वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर वो पैसे कम दे रहे हैं तो उनको इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जगह ये भी होता है, देखें कुछ लड़कियां प्राइवेट इस तरह, मैं ये समझती हूँ कि उनका एक्सपीरियंस चाहिए होता है कुछ सालों का, ताकि वो गवर्नमेंट स्कूलों में और उसमें अपनी जॉब ले लें। हो सकता है वो उस सिलसिले में कर रहे हो, लेकिन इसके लिए कि बाकायदा गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के जो लोग हैं वो प्राइवेट फीस लेते हैं और उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को एक्चुअली चाहिए उन पर अपना एक पूरा एक क्या उसको बोलते हैं, यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन बिजनेस लॉ समझ लें, या उनको एक बना के देना चाहिए कि भाई ये एक क्राइटेरिया है, इस पर आपने हायरिंग करनी है। तो आई थिंक वो फॉर्म जो है ऑनलाइन होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, ताकि उनको भी ये पता हो कि उन्हें तनख्वाह कितनी देनी है, अंडर द टेबल नहीं देनी है। तो गवर्नमेंट खुद इस चीज को, क्योंकि गवर्नमेंट को वो टैक्स भी भरते हैं, उनका पेपर वर्क भी सब होता है उनके पास, तो गवर्नमेंट को चाहिए उनको बताएं कि इनकी तनख्वाहें जो हैं इस प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें आप इतनी रखेंगे, इससे कम नहीं रख सकते। ये गवर्नमेंट का ही काम है। जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। मैं यही सवाल इरम शहजाद साहब से पूछूंगा, क्योंकि आप खुद भी एक प्राइवेट स्कूल चला रही हैं, तो ये क्या वजह है कि प्राइवेट स्कूलों में ख्वातीन को जो है वो उस तरह से बराबर ट्रीट नहीं किया जाता। जी मैडम इरम। मैडम मुझे सवाल की सही समझ नहीं ये कि सवाल ये है कि जो एजाज साहब ने अभी किया है, तो उन्होंने पूछा भी, अभी वो जवाब भी दिया है कि ये सही ट्रीटमेंट नहीं की जाती प्राइवेट स्कूलों में, वो तनख्वाह जो दी जाती है वो उस जितनी पढ़ी लिखी होती है उस लिहाज से नहीं दी जाती और सही ट्रीटमेंट नहीं की जाती। क्या आया ये दुरुस्त है? मैडम मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज्यादा इस वक्त प्राइवेट सेक्टर ने पूरे पाकिस्तान को होल्ड के रखा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में, आप प्राइवेट सेक्टर में सबसे बेहतरीन नुस्खा जो ये रखा जाता है वो ये है कि वहां पे चेक एंड बैलेंस है, वहां पे आपको बेहतरीन मैनेजमेंट मिलेगी, वहां पे गलती करने पर आपको निकाल दिया जाएगा। और प्राइवेट स्कूल्स के बारे में जो ये छाप है कि वो अच्छी तनख्वाह नहीं देते अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिफिकेशन के, तो ये बिल्कुल गलत है। कबूटा में भी बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता है। जब आप ये कहते हैं कि हम 2022 की बात कर रहे हैं, तो फिर अब आप देखिए प्रिंट मीडिया के बारे में आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें सर्च करना चाहिए, लैपटॉप पे देने चाहिए, कंप्यूटर भी देना चाहिए, उनको जूम की क्लासेस भी लेनी चाहिए। तो कैसा हो सकता है कि वो किसी संस्कृत के दौर में हम ये जरूर सुनते थे कि प्राइवेट स्कूल वाले को जो मास्टर्स करके बैठा है वो बीएड भी कर रहा है और साथ में एमए भी कर रहा है और 2 दिन की तनख्वाह भी काट दी जाती है, और तनख्वाह भी उसकी कोई 22,000 तो नहीं, 2,000 4,000 या 7,000 के अंदर होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी 50,000 और 60,000 रुपए
बाकायदा तौर पे सैलरी पैकेज दिया जाता है। जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो जितना तबका इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, उसमें जितना तबका भी पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए आता है, वो डेफिनेटली सबसे पहले आपको ये सवाल रखने का हक रखता है कि वो ये पूछे कि केमिस्ट्री की स्पेशल टीचर जो आपने रखी है, काइंडली उनकी मीटिंग हमसे करवाइए। बल्कि इंटरव्यू के वक्त हम लोग जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो तो बराए नाम सा इंटरव्यू होता है, जिसमें हम उसका एटमॉस्फेयर पूछेंगे, उसके फादर की इनकम पूछेंगे, उसके फादर का क्या काम करते हैं वो पूछेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे, मदर की क्वालिफिकेशन पूछेंगे। असल में इंटरव्यू तो वो हमारा ले रहे होते हैं, जिसमें वो फिजिक्स की टीचर से भी मुलाकात करते हैं, मैथ्स की टीचर से मुलाकात करते हैं, और फिर उनसे सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि अगर एक बंदे ने एमए किया हुआ है अरबिक के अंदर, तो आप कहीं उसको केमिस्ट्री के लिए तो नहीं अपॉइंट कर रहे। जी आपका मौक़िफ़ आ गया है। यानी आपके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में अब जो है ख़वातीन का या कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है और अच्छा पैकेज दिया जाता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ओवर टू राबिया, आप कोई बात कर लें तो उसके बाद हम खत्म करते हैं। जी बस हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है सिर्फ 5 मिनट रह गया है, तो मैं आखिरी जाती हूँ, सिर्फ शॉर्ट में जवाब लेना चाह रही हूँ कि इस जो मैडम तस्नीम डॉक्टर साहिबा, जो आप मुझे बताएं कि इसकी मसाइल की जो ओवरसीज जो जिधर बैठे हुए हैं यूरोप के मुल्कों में, आप खवातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि मसाइल से कैसे निकलें? थोड़ा सा उनकी, वो कहती है मुझसे राब्ते करती रहती हैं, वो पूछती रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उनका बता भी दें कि आप ये काम करें तो आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो अवेयरनेस, खवातीन को अवेयरनेस होनी चाहिए, खवातीन को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, उनको अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो यहाँ आई हैं, उनको यहाँ पे अव्वल तो पाकिस्तान से आने से पहले ही अपने आप को अवेयर करके आए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वहाँ मुझे किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। फिर यहाँ जब पहुंचती हैं तो फिर यहाँ आके देखें कि यहाँ पे मैं किस तरह अपने आप को स्टैंड कर सकती हूँ, मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकूँ, मैं लैंग्वेज सीखूँ, मैं कार ड्राइव करना सीखूँ, मैं रास्ते सीखूँ, मैं लोगों से मिलना जुलना सीखूँ, मैं कम्युनिटी से राब्ते में रहूँ, कौन सी ऐसी जगह है कि अगर मुझे मुश्किलात हो तो मैं उनसे राब्ता कर सकूँ। ये थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करने का, एजुकेट करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर वाले या कोई हेल्प करने वाला ना हो, आप इंटरनेट में गूगल में सारी चीजें गूगल करके देख सकती हैं। तो खवातीन को अपनी सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ सफिशिएंट होने पे तवज्जो देनी चाहिए। ये हम चीज सबसे पहले खवातीन को सिखाते हैं। आप ये उनको मशवरा देना चाह रही हैं जो मैं ये उनका मशवरा देना, बिल्कुल, ये मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी दे रही हूँ और मैं बेसिकली भी देती रहती हूँ कि खवातीन को अपनी मदद आप करनी चाहिए। हमारी खवातीन डिपेंडेंट होती हैं, पाकिस्तान में अपने माँ बाप से डिपेंडेंट होती है, यहाँ के शादी के बाद अपने हस्बैंड्स पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा मुश्किल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जबरदस्त आपने अपना पॉइंट दिया। शार्ट सा आपने, फौजिया मैडम आप थोड़ा सा बता दें, आखिर में तो हमने वाइंड अप करना है प्रोग्राम को, आप बता दें कि कोई क्या करना चाहिए खवातीन को कि अपने इस मसाइल से निकल सकें। यहाँ अमेरिका में मैंने ये देखा है कि आप जो मर्जी पढ़ के आते हैं ना, तो आपकी एजुकेशन यहाँ आके नील हो जाती है, आपको यहाँ नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ये तवज्जो दें कि आप शॉर्ट टर्म में क्या हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब मिले और आप अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सकें। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन को आगे लेके चलें और रास्ते बनाते चले जाएं और दूसरों के लिए हमेशा रास्ते बनाते रहें, क्योंकि पीस जो है वो इज विद लव एंड जस्टिस। जब हम प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के साथ रहेंगे तो अमन ही अमन है, और इंशाल्लाह हम सब एक साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सभी मेहमान जो है वो मेरे बहुत ही आज अच्छी गुफ्तगू आज आपने की है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा इस वजह से करूंगी कि मसाइल बहुत ज्यादा है हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के, कश्मीर के हों, पाकिस्तान के हों, हम कश्मीर का भी कोशिश करेंगे उधर से भी कोई एक इस तरह की लेंगे ताकि उनको भी जो है वो पढ़ी लिखी खवातीन को इस तरह की हों, जिस तरह डॉक्टर साहिबा है और आप जिस तरह हैं अमेरिका में और मैडम ईरा में, इस तरह की कोई हो। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम, हमारा दूसरा टॉपिक, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 नाज़रीन हमारा अगली जुमेरात को पार्ट 2 हमारा प्रोग्राम होगा। मैं सभी मेहमान जो हमारी आई थी उन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप इस प्रोग्राम में आई और आपने अपनी एक अच्छी जो गुफ्तगू के वो अल्फाज, एक मोती आपने एक तस्बीह में परो की जो आपने बताई है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे कि इलाग इलाग आपने चीज बताई है। शायद हमारी खवातीन को ये चीज पसंद आए। आपका फीडबैक हमें चाहिए और आपकी राय हमें चाहिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। इसी के साथ राबिया जंजुआ और इजाज
शाइक को दीजिएगा इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तालीमी महरूमियों से लेकर तालीम के आला मयार तक, घर की रिवायात से लेकर सियाहत के बुलंद मकामात तक, लाकानूनियत के अंधेरों से लेकर